तो अभी हम पार्ट 4 पर आ चुके हैं। थर्ड पार्ट तक हमने 1857 की जो क्रांति थी उससे लेके 1947 में जो घटनाएं घटित हुई, जो कि एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट होती हैं, वो सारी की सारी हमने क्रोनोलॉजिकल वे में देख ली हैं। सारी ज़्यादातर घटनाएं जो बुक्स में, एनसीईआरटी बुक्स में मिलती हैं, वो हमने देख ली हैं। अब पार्ट 4 में हम कांग्रेस से बाहर का इतिहास देखने वाले हैं। कांग्रेस से बाहर का इतिहास में मतलब क्या है कि बहुत सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी नहीं होंगी, उन सारे पॉइंट्स को हम लेंगे। जैसे नस्लभेद वाली टिप्पणी है कि भारत में नस्लभेद कैसे बढ़ा, वो ब्रिटेन की जो अंग्रेज थे उनकी शिक्षा नीति क्या थी, जिसके बारे में शायद नहीं पढ़ा होगा आपने। ब्रिटिश राज में आर्थिक मुद्दे क्या थे, कि भू राजस्व प्रणाली कैसी थी, जमींदारी, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, ये सारी चीज़ें। परंपरागत उद्योगों का पतन कैसे हुआ। अकाल, भारत में अंग्रेजों के समय पे बहुत सारे अकाल आते थे, तो उनके कारण धन का निष्कासन कैसे हुआ। ड्रेन ऑफ द वेल्थ थ्योरी, उसको समझेंगे। क्रांतिकारी संघर्ष देखेंगे। एक तो था अपना कांग्रेस के तरीके से संघर्ष की सरकार का सहयोग करो, धीरे धीरे बदलाव लाते आओ और आज़ादी धीरे धीरे मिल जाएगी, ऐसा सोचता। एक होता था क्रांतिकारी, कि अंग्रेज नहीं मानने वाले, ये प्यार से नहीं समझेंगे, इन्हें बंदूक की भाषा समझ में आती है तो बंदूक के तरीके से इन्हें समझाएंगे। तो उनका क्रांतिकारी संघर्ष का तात्पर्य देखेंगे, महत्वपूर्ण क्रांतिकारी संगठन कौन कौन से थे ये देखेंगे, और इनका क्या योगदान रहा। जैसे कि इंडिया हाउस, इसका क्या योगदान रहा। गदर पार्टी, ये नॉर्मली ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम्स में कम पूछे जाते हैं, बस इनके संस्थापक कौन थे ऐसा पूछा जा सकता है, या कहाँ से संचालित होते थे ये पूछा जा सकता है। बाकी इनके बारे में जो है वो डिटेल में मेंस रिटन एग्जाम में पूछा जाता है। रास बिहारी बोस, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, एचएसआरए, आईआरए, इंडियन रेवोल्यूशनरी आर्मी, महेंद्र प्रताप राजा, मदन सिंह डिंगरा, उधम सिंह, मैडम बीकाजी कामा। ठीक है, इनमें से कुछ एक चीजें आप खुद से भी सर्च करना, आपके लिए बेस्ट रहेगा। मुख्य प्रमुख एक्चुअली में मैं इसे पूर्ण डिटेल में यहाँ पे नहीं करा सकता, क्रैश कोर्स है, तो वही ऑब्जेक्टिव टाइप के हिसाब से ज्यादा चीजें कवर करूंगा। ठीक है, और काफी लंबा हो चुका है आपके लिए सारा कुछ, तो आपके लिए फुल कोर्स जो मैं लेके आने वाला हूँ आने वाले समय पे, जो मॉडर्न हिस्ट्री का फुल कोर्स रहने वाला है, करीब करीब 35 से 40 लेक्चर रहेंगे 90 मिनट के आसपास। उनके साथ साथ में हर लेक्चर के साथ में पुरानी जर्सी क्वेश्चन पेपर भी रहेंगे, तो वो आपके लिए जल्दी उपलब्ध कराया जाएगा। ओके, प्रमुख विचार देखेंगे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बी आर अम्बेडकर और भगत सिंह, इनके प्रमुख विचार देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में रिवाइज करेंगे, पूरा का पूरा सब कुछ रिवाइज करने वाले हैं। ओके, अंग्रेजों के आगमन से अंग्रेजों का भारत का विस्तार, 1857 की क्रांति, कांग्रेस की स्थापना, गांधीवादी आंदोलन, ये जो आप पार्ट 3 में देख चुके हैं, सारा कुछ हम रिवाइज करेंगे। अब शुरू करते हैं नस्लभेद से। नस्लभेद, पहला शब्द आ रहा है नस्ल और दूसरा आ रहा है भेद, यानी भेदभाव हो रहा है किसके आधार पर, नस्ल के आधार पर। अंग्रेज जब भारत पर शुरुआत में उन्होंने शासन करना शुरू किया, तो अंग्रेज जब भारत पर शासन करते थे तो उस समय उन्होंने एक सोच बनाई हुई थी, जो भारतीय लोगों के अंदर भी फिट कर दी थी उन्होंने, कि अंग्रेज लोग हैं सुपीरियर और भारतीय लोग जो हैं वो इन्फीरियर हैं। यानी अंग्रेज लोग जो हैं उनकी जो नस्ल है वो बाय डिफॉल्ट जन्म से ही वो एक शासक वर्ग है, और भारतीय लोग जो है वो शासन नहीं कर सकते। इस तरीके की अंग्रेजों की सोच थी, और जैसे भारतीय विचारधारा के अंदर भी उन्होंने गहरे से समाहित कर दिया, यानी अंग्रेजों की श्रेष्ठता ये सोच थी उसके अंदर। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को अंग्रेजों की तुलना में कम बुद्धिमान, कम साहसिक और कम नैतिक मानती थी, ये ब्रिटिश सरकार का मानना था, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं है। क्योंकि आज के समय पे भारत पूरे विश्व पे अपना डंका बजाए हुए है, ज्यादातर जितने भी विदेशों में बड़े बड़े पोस्ट हैं उन पे भारतीय लोग ही हैं। गूगल देख लो, माइक्रोसॉफ्ट देख लो, उसके अलावा कहीं भी जाके देख लो आप, भारतीय लोग सबसे सर्वोच्च पदों पे मिलने वाले हैं। नासा देख लो, ठीक है, इंडिया का इसरो देख लो, कुछ भी देख लो, सब जगह भारतीय मिलेंगे। लेकिन उस समय अंग्रेजों ने ये विचारधारा हर भारतीय के दिमाग में भर दी थी, और अंग्रेजों ने अपने दिमाग में भी वही फिट कर रखा था कि अंग्रेज जो है वो सुपीरियर हैं और भारतीय कुछ नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने भारतीय लोगों को ऊंचे पदों पर भर्ती नहीं होने दिया। उन्हें नॉर्मली जैसे सेना है तो सेना में वो सिपाही के लेवल से थोड़ा बहुत हेड कांस्टेबल तक बना देते थे, सूबेदार तक बना देते थे, उससे ऊपर की जो पोस्ट होती थी कमीशन पोस्ट, उन्हें कभी नहीं दिया जाता था। इवन एक पहली कमीशन की पोस्ट जो थी वो प्रथम विश्व युद्ध के समय तक नहीं दी गई थी। ओके, उसके अलावा एक बर्डन थ्योरी आती है जो एग्जाम से पूछा जाता है कभी कभी। रुडियार्ड किपलिंग एक लेखक थे अंग्रेजों के, उन्होंने ये थ्योरी दी थी, वाइट मैन्स बर्डन। उनका कहना था कि ये भारत के लिए और अफ्रीका के लिए, एक्चुअली अफ्रीका के लिए दी थी, भारत पर भी अप्लाई करते थे वो, कि अंग्रेज लोगों का ये दायित्व है कि ये जो काले लोग हैं या इंडियन लोग हैं इनको शिक्षित करो, इनके लिए शिक्षा दो, इनको ईसाई धर्म सिखाओ। ये व्हाइट मैन बर्डन मानते थे, यानी अंग्रेजों पर बोझ क्या है, बोझ ये है कि इन भारतीय लोगों को, इन काले लोगों को शिक्षा दो, इन्हें सभ्यता सिखाओ, इन्हें रहने सहने का ढंग सिखाओ। ये व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी है जो रूडयार्ड किपलिंग के द्वारा दी गई थी। ओके, अब बात करते हैं ब्रिटिश शिक्षा नीति। अंग्रेजों ने शुरुआत में तो भारत में शिक्षा नीति का कोई सोचा भी नहीं था कि भारत में शिक्षा नीति भी चलानी है, पर जब शासन कंटिन्यू चलता गया तो फिर उन पर दबाव पड़ने लगा कि शिक्षा नीति लाइए। तो 1813 में शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख खर्च करने का निर्णय लिया उन्होंने। और उस समय जो विचारक थे, अंग्रेजी विचारक थे, अंग्रेजी सोचते थे, तो अंग्रेजों के जो विचारक थे वो 2 भागों में बट गए थे कि ये 1 लाख रुपए हैं, इन्हें कहाँ खर्च किया जाए, या तो प्राच्यवादी तरीके से खर्च की जाए या पाश्चात्यवादी। प्राच्यवादी मतलब जो भारतीय संस्कृति और शिक्षा को महान मानते थे, कि मानते थे कि भारत की जो शिक्षा संस्कृति और प्राचीन समय पे जो नैतिकता थी, शिक्षा थी, वो महान थी, उसी शिक्षा को भारतीय लोगों को देना चाहिए। एक्चुअली में वो भारतीय संस्कृति का अध्ययन कर रहे थे, तो भारतीय संस्कृति की अच्छाइयां उन्हें मिलती जा रही थी। प्राच्यवादी जो है भारतीय विषयों की शिक्षा पर जोर देना चाह रहे थे। इनमें जेम्स प्रिंसेप, मैक्स मुलर और विलियम जोन्स जो है वो प्रमुख हैं।
पश्चिमी शिक्षा को श्रेष्ठ मानने वाले कहलाते हैं पाश्चात्यवादी। ये पश्चिमी विषयों की शिक्षा पर जोर देना चाह रहे थे। ज्यादातर अंग्रेज इसी बात का समर्थन कर रहे थे। ये जो है जेम्स प्रिंसेप मैक्समुलर, इन्होंने भारत के बारे में अध्ययन किया तो इन्हें भारतीय संस्कृति का पता चला, इन्होंने अध्ययन नहीं किया तो इन्हें पता ही नहीं चला। ठीक है, तो यहाँ पे मैकाले की शिक्षा नीति आती है 1935 में। तो यहाँ पे मैकाले की शिक्षा नीति आती है 1835 में। 1835 में मैकाले के द्वारा पश्चिमी शिक्षा अधिनियम लेके आया गया। ठीक है, ये जो पहले सिस्टम था 1813 में 1 लाख प्रति वर्ष खर्च करने का निर्णय, वो तो खर्च हो ही नहीं रहे थे। तो 1835 में आया कि शिक्षा कैसे दी जाए, तो उनके द्वारा सिद्धांत दिया गया था अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, इसे बोलते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। यानी कि कुछ लोगों को अंग्रेजी शिक्षा दे दो, वो कुछ लोग दूसरे नीचे वाले लोगों को शिक्षा देंगे, नीचे वाले कुछ लोग नीचे वाले लोगों को शिक्षा देंगे। ये थी अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। इसे अंग्रेजी भाषा में पश्चिमी शिक्षा पर जोर दिया गया और मोस्टली क्लर्क बनाने पर जोर दिया गया था। यानी भारतीयों को ऐसा बनाओ जो दिखने में भारतीय हो, बाकी विचारधारा में वो अंग्रेज हों, जैसा अंग्रेज बुलवाना चाह रहे हो वैसा ही वो करें, क्लर्क बना। 1854 में वुड्स डिस्पैच आता है। आम लोगों को शिक्षित करने पर जोर दिया जाता है। इसके तहत प्राथमिक शिक्षा जो है वो देसी भाषा में दी जानी है, ऐसा बोला गया, और उच्च शिक्षा जो है वो अंग्रेजी भाषा में दी जानी है। ये वुड्स डिस्पैच के तहत बात बोली गई। और इसमें यह बात बोली गई कि धर्मनिरपेक्ष शिक्षा दी जाए, तकनीकी शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, और वहाँ पे शुरुआत की गई थी, जो शिक्षक हैं उनके प्रशिक्षण की शुरुआत की गई थी। 1883 में हंटर आयोग आया था चार्ल्स बोर्ड की अनुशंसा पर, यह भी शिक्षा नीति से संबंधित था। तो शिक्षा नीति से संबंधित 4 एक्ट आपको ध्यान रख सकते हैं। 1813 का एक्ट है, मैकाले के द्वारा पश्चिमी शिक्षा अधिनियम है। 1854 में वुड्स डिस्पैच है जो शिक्षा से संबंधित है। 1883 में हंटर आयोग है। इस ब्रिटिश शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या था ये बता चुका हूं पहले भी, और डायरेक्टली अभी भी देख लीजिए। भारतीयों को अतीत के ज्ञान से दूर करना है, जो प्राचीन भारत का जो गौरव है उससे दूर करना है, सांस्कृतिक गौरव को कम कर देना है। ओके, सरकार को अंग्रेजी पढ़े लिखे क्लर्क मिल गए इससे। उसके अलावा भारत में ऐसा वर्ग उभरा जिसकी चमड़ी काली हो लेकिन विचारधारा अंग्रेजी हो। तो अंग्रेजों ने भारत में ऐसा सिस्टम बना दिया जो कि आज तक भी चला आ रहा है। आज भी क्लर्क बनाने पे जोर दिया जाता है। अधिक जो इनोवेशन होता है, जो अन्वेषण होता है, शोध होती है, उस पर जोर नहीं दिया जाता है। ओके, ब्रिटिश राज में आर्थिक मुद्दे क्या रहे? आर्थिक मुद्दे में सबसे पहले देखते हैं भू राजस्व प्रणाली, उद्योग धंधों का पतन कैसे हुआ, अकाल और धन का निष्कासन। भू राजस्व प्रणाली जो ब्रिटिश काल में थी वो 3 तरीकों से बटी हुई थी, जमींदारी, रैयतबाड़ी और महलबाड़ी। ये एग्जाम में पूछी जाती है, आप इसे क्लियर करने की कोशिश करना। ठीक है, देखो भारत का जो 91% हिस्सा था वो जमींदारी क्षेत्र में आता था, उसके अलावा 51% था वो रैयतबाड़ी में आता था, और 30% जो था वो महलबाड़ी में आता था। जमींदारी प्रथा जो थी 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल में शुरू की गई थी। जमींदार भूमि का मालिक होता था, सरकार को 89% कर मिलता था, जमींदार को 11% कर मिलता था। यानी कि जो कर टोटल ले रहा है किसानों से जमींदार, उसमें से 11% अपने पास रखेगा और बाकी 89% जो है वो सरकार को देना पड़ेगा। जमींदार जितना चाहे कर वसूली कर सकता है। 1793 में जो राशि देंगे वही स्थायी देनदारी होगी, तो यानी इसे स्थायी बंदोबस्त भी बोल दिया गया था। शुरुआत में ऊपर ही ऊपर गवर्नमेंट है, बीच में जमींदार है और नीचे किसान है, किसानों से कर लिया जाने वाला है। रैयतबाड़ी प्रथा ये सबसे ज्यादा क्षेत्रों पे थी, बम्बई वाला, मध्य प्रांत वाला, दक्षिण वाले क्षेत्र, यहाँ पे रैयतबाड़ी प्रथा थी। रैयत का मतलब होता है किसान, यानी किसान जो है वो जमीन का मालिक है। लेकिन इसमें क्या था, कर की दर बहुत अधिक थी। जो कलेक्टर वगैरह जो पोस्ट आई थी वो इन सब के लिए आती। बीच में जमींदार प्रधान नहीं होते थे, किसान के जो वो था वो जमीन का मालिक होता था, उनसे कलेक्ट करने के लिए ऑफिसर्स बनाए जाते थे। ओके, महलवाड़ी प्रथा ये यूपी, पंजाब, हरियाणा वाले क्षेत्रों में चली और इसमें 30% जो क्षेत्र था कवर था। महल यानी गांव, गांव में एक प्रधान होता था जो कर की वसूली करता था। प्रधान 5% रखता था, सरकार 95% रखती थी, और कर की दर जो थी वो सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती थी। मैं यहाँ पे भारत का नक्शा बना रहा हूँ आपके लिए और दोबारा से इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ। ये टू द पॉइंट नक्शा नहीं है, थोड़ा बहुत आप मान सकते हैं, जितना मैं आपके लिए कोशिश कर सकता हूँ उतना उसी हिसाब से बना रहा हूँ। ओके, ये मैंने यहाँ पे भारत का नक्शा बना दिया है, जूम इन कर देता हूँ मैं इसे। यस, देखो इसमें नॉर्मली आपको 3 बातों पे ध्यान रखना है। एक सबसे ज़्यादा जो चली वो इधर की साइड में, पेन चेंज कर देता हूँ मैं। एक शुरुआत जो हुई थी वो यहाँ से इधर की साइड से जमींदारी प्रथा, जमींदारी सिस्टम या जमींदारी प्रथा, इसे स्थायी बंदोबस्त भी बोलते थे, स्थायी बंदोबस्त।
तो इसमें क्या किया, जमीन को, जैसे कि कोई गांव है, उस गांव की टोटल जमीन किसको दे दी, जमींदार को दे दी। एक ही गांव नहीं, 3-4 गांव की, 5-10 गांव की भी जमीन जमींदार को दी जा सकती थी। जमींदार को जमीन दे दी। अब जमींदार से बोला गया कि 1793 में आप जितना कर दे दोगे वही स्थायी रहेगा, यानी स्थायी बंदोबस्त कर दिया, आगे वही स्थायी रहेगा। उसके बाद में आप जितना कर चाहो उतना कर किसानों से ले लेना, लेकिन 1793 वाला उतना तो मिनिमम हमें देना पड़ेगा। तो जमींदार जितना भी टैक्स किसानों से ले रहा है उसका 89% जो है वो सरकार को दे देता है और 11% जो है वो अपने पास रख लेता है। ये हो रही है अपनी जमींदारी प्रथा। ओके, और ये किस क्षेत्र में चल रही है, बंगाल और उड़ीसा, इस वाले क्षेत्र में। उसके बाद में आती है दूसरी वाली, महलवाड़ी सिस्टम। ये अपने साउथ वाले में, बंबई वाले और मध्य प्रांत वाले क्षेत्र में आता है, और इसमें जो कवर होता है वो 50% क्षेत्र होता है। महल का मतलब होता है उसके बाद में आती है अपनी रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी, और जो कि रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है वो अपने 50% क्षेत्र पर है, और ये वाली जो है वो 19% क्षेत्र पर है भारत के पे। रैयतवाड़ी में रैयत का मतलब होता है किसान, यानी जमीन का मालिक कौन है, किसान। तो किसान से डायरेक्टली टैक्स यानी कर वसूल किया जाएगा, और कर वसूल करने के लिए अधिकारी होंगे। इसमें बहुत अधिक वसूली दर थी, ठीक है। तो ये रैयतवाड़ी है, ये अपना बंबई वाला, मध्य प्रदेश और कुछ साउथ वाला हिस्सा। उसके बाद में आती है महलवाड़ी। महलवाड़ी पंजाब वाला क्षेत्र, उसके बाद में यूपी वाला और हरियाणा वाला क्षेत्र। ये 30% जो क्षेत्र है इसमें कवर होता था। इसके तहत जो है, महल का मतलब होता है गांव, यानी गांव को एक प्रधान के अंदर में दे दिया जाएगा, और वो प्रधान वहाँ टैक्स कलेक्ट करेगा, जो खेती से टैक्स आएगा वो कलेक्ट करेगा, और उसमें से 95% सरकार को दे देगा और 5% अपने पास रख लेगा। तो ये 3 तरीके की उस समय आर्थिक व्यवस्था थी। तो ये 3 तरीके की भू राजस्व प्रणाली थी। इन तीनों ही तरीकों में किसानों का ही शोषण हो रहा था, बहुत अधिक शोषण हो रहा था किसानों का। ओके, अगला पॉइंट आता है अंग्रेजों की नीति से संबंधित भी उद्योगीकरण। यानी जब अंग्रेज आए थे उस समय शुरुआत में 1700 के आसपास में भारत की जीडीपी बहुत ज़्यादा थी, 30% के आसपास थी, 28-30% के आसपास थी। और जब अंग्रेज छोड़ के गए सिर्फ 2% बच गई पूरे विश्व की तुलना में। तो क्या कारण रहा, सबसे बड़ा कारण जो रहा वो भी औद्योगिकरण, यानी पुराने उद्योग धंधे नष्ट हो जाना और नए उद्योग धंधे नहीं लगना, यह कहलाता है भी उद्योगीकरण। यानी परंपरागत उद्योगों का पतन होना और नए उद्योगों की स्थापना नहीं होना। क्यों हुआ परंपरागत उद्योग धंधों का पतन? परंपरागत शासक और सांस्कृतिक समाज का पतन हो गया। पुराने समय पे जो राजा महाराजा रहते थे वो अपने दरबार में जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाले लोग होते थे, उन सबको कुछ ना कुछ दान दक्षिणा उस टाइप में देते रहते थे, ठीक है। तो वो पुराने शासक खत्म हो गए, सांस्कृतिक समाज खत्म हो गया, तो जो काम करने वाले थे उनके लिए मांग का संकट आ गया। अब उनके लिए राजा महाराजा रहे नहीं, उत्पाद वो बनाएंगे किसके लिए, तो मांग का संकट आ गया। तो फिर उन्होंने अपना वो काम करना छोड़ दिया। तो यहाँ पे बहुत सारे जो सांस्कृतिक उद्योग धंधे थे वो सब नष्ट हो गए। उसके अलावा ब्रिटिश सरकार की संरचनात्मक नीति थी, भारत के लिए संरचनात्मक नीति थी, यानी भारत से अगर आप बाहर कुछ सामान ले जाके बेचना चाहो, व्यापार करना चाहो, तो आपको बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। जबकि बाहर से कोई सामान लेके आए, यानी अंग्रेज अगर सामान लेके आए तो मुक्त व्यापार नीति थी, ज्यादा टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो अंग्रेजों का जो सामान होता था, औद्योगिकरण आया था, औद्योगिकरण के कारण सस्ता भी होता था, टिकाऊ भी होता था, और उनकी मुक्त व्यापार नीति के कारण वो सामान सस्ता भी होता था। तो भारत के लोग जो हैं वो सस्ते माल को खरीदने लग गए, और जो उद्योग धंधे थे जो हाथ के द्वारा, हथकरघा जो यूज करके बनाए जाते थे, वो सारे के सारे खत्म हो गए, ठीक है। अंग्रेजी उद्योगों का उत्पाद सस्ता होता था क्योंकि आधुनिक तकनीकी यूज की जाती थी और मुक्त व्यापार नीति थी। नई शिक्षा नीति आई जिससे नए शहर बने और नया मध्यम वर्ग उभरा। नई शिक्षा नीति आई, नए शहर बने, नया मध्यम वर्ग उभरा, और अंग्रेजी उत्पादों को पसंद करने लग गया वो। तो अंग्रेजी उत्पाद जितने भी आ रहे थे उन्हें खरीदने लग गया।
1869 में स्वेज नहर खुलने के बाद में ब्रिटिश उत्पाद जो है वो भारत तेजी से आने लगे और ब्रिटेन का जो माल होता था वो काफ़ी सस्ता होता था भारत की तुलना में। तो भारत के जो कारीगर होते थे उनका एक तरीके से उद्योग जो है वो नष्ट होते चले गए और नए उद्योग लगाने के लिए उनके पास में पैसे नहीं थे। वो जो उद्योग धंधे करने वाले लोग थे वो खेती में आ गए और खेती में भी उनकी हालत जो थी वो खराब हो गई। ओके, अगला पॉइंट है अकाल। ऐसी अवस्था जहां भूख के कारण लोगों की मौत होती है। ब्रिटिश काल में लगभग 5 करोड़ लोग मरे थे अकाल के कारण, यह शायद आपने नहीं पढ़ा होगा। 1941-42 में बंगाल में 45 लाख लोग मरे थे। 1941-42 में बंगाल के अंदर अकाल आ गया था, उसमें 45 लाख लोग मरे थे, बहुत ज़्यादा लोग मरे थे। ओके, अकाल के जिम्मेदार कारण क्या थे? सरकार की भू राजस्व नीति। उसमें क्या है कि किसान जो है कर नहीं चुका पा रहे, बारिश नहीं हो रही है तो कर नहीं चुका पा रहे हैं। ओके, लोग भूमिहीन हो गए, सरकार द्वारा उपेक्षा की जा रही है, सरकार कोई सहायता नहीं कर रही है। जजमानी पद्धति टूट गई। जजमानी पद्धति का मतलब होता था कि गांव का एक खुद का स्वराज सिस्टम होता था, पूरे गांव का एक तरीके से राज्य होता था, वो स्वयं पे निर्भर होता था गांव, और किसी दूसरे लोगों पे निर्भर नहीं होता था। गांव में अलग अलग कास्ट बटी हुई थी काम के आधार पे, और किसान जो होता था वो अपनी सेवाएं लेने के लिए उन अदर कास्ट के लिए वो अपना अनाज या कुछ इस तरीके से देता था। जैसे कि मान लीजिए कोई गांव में अदर 7-8 कास्ट है, मान लीजिए नॉर्मली ऐसा बोला जाता है कि सभी सातों जातियों का मतलब काम करने के आधार पर, ब्राह्मण भी होते थे, किसान भी होते थे, नाई वगैरह भी होते थे, चमड़े का काम करने वाले भी होते थे, बढ़ई भी होते थे, इस तरीके से सिस्टम होता था उसमें। तो जजमानी पद्धति टूट गई उस समय अंग्रेजों के आने के बाद में। तो किसान पहले खुद से कमजोर स्थिति में, और किसान जिनके लिए अनाज दे रहा है, यानी कि नाई के लिए, बढ़ई के लिए, ब्राह्मण के लिए, जिसके लिए अनाज दे रहा है उनके लिए अनाज देने की स्थिति में नहीं है, तो और अकाल आ जाएगा, यानी ब्राह्मण भी भूखा मरने लग जाएंगे, नाई वगैरह, और जो भी सर्विस देने वाले लोग हैं वो भूखे मरने लग जाएंगे। तो जजमानी पद्धति टूट गई थी। वाणिज्यिक खेती पर जोर दिया जा रहा था, और कभी कभी क्या होता था कि उनका सही मूल्य नहीं मिलता था, तो फिर वो अपने पास पैसे नहीं आते थे तो अपना अनाज नहीं खरीद पाते थे, तो भुखमरी, उद्योग धंधे नष्ट हो गए। सीधे सीधे ब्रिटिश सरकार की नीतियां थी। अगर बोला जाए कि अकाल आने के कारण क्या था, तो सीधा सीधा ब्रिटिश सरकार की नीतियां थी। पैसा भारत से बाहर जा रहा था, भारत का दुरुपयोग हो रहा था। एक थ्योरी आती है ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का निष्कासन। धन की एक बड़ी राशि इंग्लैंड जा रही थी और बदले में भारत को कुछ नहीं मिल रहा था। ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने बोला था, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस तरीके से उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो उसमें बोला गया था कि भारत से पैसा निकल के इंग्लैंड जा रहा है और भारत में कोई नया उत्पादन नहीं बन रहा है। ओके, उन्होंने दूसरी बुक लिखी थी, ब्रिटिश डेट टू इंडिया, अंग्रेजों का भारत पे कर्ज। उसके अलावा इस बात का समर्थन किया गोखले, रानाडे और आर.डी. दत्त के द्वारा। तो ये ड्रेन ऑफ वेल्थ, इस तरीके से अंग्रेजों की आर्थिक नीति हमने कवर कर ली। अब बात करते हैं क्रांतिकारी संघर्ष के बारे में। क्रांतिकारी संघर्ष में ज़्यादातर मैंने यहाँ कवर किए हैं, कुछ छोटे हुए हैं तो आप खुद से रिसर्च कर लेना उन्हें। इंडिया हाउस, ये लंदन में स्थापित हुआ, 1905 से 1910 के बीच में सक्रिय रहा। स्थापना जो की श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की। उनके प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे इनके इस इंडिया हाउस के तहत जो निकलने वाले थे? वो श्यामजी कृष्ण वर्मा, मैडम बीकाजी कामा, लाला हरदयाल, वीर सावरकर, मदन लाल दीगरा। यानी कि एक ऐसी जगह थी लंदन में जहां पढ़ाई के लिए जाते थे, और यहाँ पे इन्होंने, श्याम कृष्ण वर्मा जी ने एक हॉस्टल टाइप बना लिया था जिसमें पढ़ाई के साथ साथ में क्रांतिकारी गतिविधियां और भारत की आज़ादी के लिए जो क्रांतिकारी विचारधाराएं थी उनका समर्थन किया जाता था, और वहाँ से इस तरीके के क्रांतिकारी निकल के आए थे। गदर पार्टी, गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को में इसका केंद्र था। नॉर्मली 1913 से 1920 के बीच में ये सक्रिय रही थी। इसके प्रमुख नेता कौन रहे? लाला हरदयाल, करतार सिंह सरावा, सोहन सिंह भागना। ओके, उसके अलावा रास बिहारी बोस। विदेशों में भारतीय सेना के सहयोग से ब्रिटिश सरकार को हराने की इन्होंने योजना बनाई थी। भारत के क्रांतिकारियों को एक मोर्च में लाने का प्रयास किया था। राजा महेंद्र प्रताप, इन्होंने अफगानिस्तान में पीएम बरकतुल्ला के साथ मिलकर के अंतरिम सरकार का गठन किया था। इन्होंने एक प्लान भी बनाया था, जिम्बरमान योजना। जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों को हराने की योजना थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई 1924 में। कौन कौन इसमें शामिल थे? रामप्रसाद बिस्मिल, सत्येंद्र नाथ सन्याल, राजेंद्र आयरी, अशफाक उल्ला खां। सेना की सहायता से देश को आज़ाद कराने और उसके बाद में गणतंत्रात्मक देश की स्थापना करने का प्लान था।
काकोरी केस हुआ, काकोरी में उन्होंने ट्रेन को लूट लिया, जिसके बाद में इनको पकड़ा गया और इन्हें जेल में डाल दिया गया, ज़्यादातर को फांसी दे दी गई यानी उम्र कैद की सजा दे दी गई। अब बात करते हैं प्रमुख विचारों की। इनमें 5 विचारों को मैंने शामिल किया है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, BR अम्बेडकर। एक्चुअली में क्रैश कोर्स है, पूरा डिटेल नहीं करा सकता। अगर मैं इनको एक एक कोई लेके चलूं तो इन पे आप पूरी किताब लिख सकते हो, पूरी किताब पढ़ सकते हो। महात्मा गांधी पे तो अब तक जाने कितनी हजारों किताबें लिखी जा चुकी हैं, तो 10 मिनट में तो मैं बता नहीं सकता, फिर भी कुछ उनका आइडिया देने की मैं कोशिश करता हूं कि उनकी विचारधारा कैसी थी। ओके, देखिए महात्मा गांधी से शुरू करते हैं। महात्मा गांधी की विचारधारा, राष्ट्रवादी उदारवाद समर्थक थे, यानी उदार राष्ट्रवाद के समर्थक थे, अंतर्राष्ट्रीय शांति चाहते थे और सह अस्तित्व में विश्वास करते थे, विकेंद्रीकरण पर जोर देते थे, यानी ग्राम स्वराज के समर्थक थे। ये चाहते थे कि सत्ता का जो स्थानांतरण हो नीचे से ऊपर की तरफ जानी चाहिए, ऊपर से नीचे नहीं, केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, गांव के लोगों को सबसे ज्यादा स्वायत्तता मिलनी चाहिए। स्वतंत्रता, समानता, न्याय पर आधारित समाज की स्थापना करना चाहते थे। भारतीय संस्कृति की विशिष्टताओं को अपनाते हुए महिलाओं को आज़ादी देने के समर्थक थे। महिलाओं को आज़ादी मिलनी चाहिए, पूर्ण आज़ादी मिलनी चाहिए, लेकिन भारतीय संस्कृति की जो विशेषताएं उन्हें भी अपनाना चाहिए साथ साथ में। जाति भेद और अस्पृश्यता का विरोध करते थे, वर्ण व्यवस्था में विश्वास करते थे, मानते थे कि रोजगार की संभावना है, लेकिन वर्ण व्यवस्था को ये जन्म आधारित नहीं मानना चाहते थे। ये चाहते थे कि ये व्यवसाय आधारित फिर से हो जाए जैसा कि वैदिक सिस्टम में था, ऋग्वैदिक सिस्टम में था। हिंदू मुस्लिम सहअस्तित्व में विश्वास करते थे। भाषा में ये हिंदी को प्राथमिकता देते थे। आने को तो गुजरात से आते थे, लेकिन पहले नंबर पे हिंदी को प्राथमिकता देते थे। ओके, आर्थिक विचार इनके क्या थे? पर्यावरण अनुकूल उत्पादन प्रणाली होनी चाहिए, रोजगार उन्मुखी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए और साधनों का ट्रस्टीशिप स्वामित्व होना चाहिए। अब ये ट्रस्टीशिप जो है वो एक बहुत स्पेशल शब्द है, ये नैतिक शास्त्र के अंदर आता है ट्रस्टीशिप। नॉर्मली गांधी जी का कहना है कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको ये बात समझना चाहिए कि तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। तो जो तुम्हारे पास में इतनी बड़ी संपत्ति है, उस संपत्ति के तुम मालिक नहीं हो, उसे लेके नहीं जाने वाले हो। कुछ समय के लिए ये ट्रस्ट के रूप में आपके पास में है और इसे अपने पास में रखिए। इसका उपयोग आप समाज के कल्याण के लिए कीजिए। तो ये एथिक्स का टॉपिक है। ट्रस्टीशिप स्वामित्व का ये विश्वास करते थे। धार्मिक विचारधारा ये थी, वैष्णव धर्म को मानते थे, सहअस्तित्व में विश्वास करते थे, दरिद्र सेवा में नारायण सेवा मानते थे, यानी दरिद्र सेवा करो वही भगवान है सबसे, और नैतिक शिक्षा पे जोर देते थे। अगला जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू की धार्मिक सोच के बारे में आपको, धर्मनिरपेक्ष थे, पूर्ण रूप में धर्मनिरपेक्ष थे, उदार राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहअस्तित्व में विश्वास करते थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्वतंत्रता, समानता, शांति, निःशस्त्रीकरण और सहयोगात्मक सह अस्तित्व में विश्वास करते थे। विधि के समझ समानता, ये इन्हीं की देन है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, और भारत में अगर माना जाए सही तरीके से, इन्होंने ही जो इतने लंबे समय तक 17 साल तक उन्होंने कंटिन्यूसली भारत पे प्रधानमंत्री रहे, तो भारत में विधि को स्थापित करना, लोकतंत्र को स्थापित करना इनकी सबसे बड़ी सफलता है। कमियां कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के जो 17 साल का शासन था बहुत ही अधिक सफल माना जाएगा। ओके, समाजवाद के समर्थक थे, पंचवर्षीय योजनाएं लेके आए थे, भारी उद्योगों का निर्माण करवाया था, बड़े बड़े उद्योग धंधे बनवाए थे, IIT और इनकी स्थापना करवाई थी। ठीक है, सामुदायिक विकास योजना और सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण समाज का पुनर्निर्माण करना चाहते थे। धर्मनिरपेक्ष राजनेता थे, किसी भी धर्म से कोई खास मतलब नहीं था। जन्म से पंडित माने जाते हैं, पर ये किसी भी दूसरे धर्म के और किसी के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं बोलते थे। इवन ये अपने आप को भगवान में भी विश्वास नहीं करते थे, खुद भी भगवान में विश्वास नहीं करते थे। पंचशील सिद्धांत इन्होंने दिया था। जम्मू कश्मीर के मामले को UN में ले जाना और चीन द्वारा विश्वासघात, ये इनके बारे में सबसे बड़ी विफलताएं मानी जाती हैं। ओके, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये विभिन्न विचारधाराओं से जुड़े हुए थे, अलग अलग पार्टियों से भी जुड़े हुए थे, कांग्रेस के साथ अधिक समय तक जुड़े रहे, लास्ट में अपनी पार्टी भी बनाई थी। और जो मैं बता चुका हूं कि जब इन्हें नजरबंद कर दिया गया तो कैसे ये जर्मनी गए और वहां से जापान जाते हुए उन्होंने अपनी सेना बनाई थी। ओके, गांधी के असहयोग आंदोलन और सिविल डिसोबीडियंस, गांधी के असहयोग आंदोलन और SDM यानी सबने अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने सहयोग किया। 1939 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। अब मानते थे कि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है, और फॉरवर्ड ब्लॉक का इन्होंने गठन किया था। भगत सिंह कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रेरित थे। मैं एक मानव हूं और जो कुछ भी मानवता को प्रभावित करता है उससे मुझे मतलब है।
इन्होंने बोला हुआ था। एक्चुअली में भगत सिंह को हमारे जो भारत में सबसे ज़्यादा गलत समझा गया है। जो भी उग्र व्यक्ति आपको दिखता है ऐसा लगता है कि वो अपने को भगत सिंह मानने लग जाता है, लेकिन भगत सिंह खुद जो है वो उग्र नहीं थे। वो एक्चुअली में उस समय के लिए उग्र थे। उन्हें लगा था कि साम दाम दंड भेद ही इस समय यूजफुल है। बाकी वो कार्ल मार्क्स की विचारधारा के समर्थक थे। ओके, स्वतंत्रता समानता, व्यक्तियों को कुचलकर भी विचारों को नहीं मार सकते, उनका ये सोच था और ये आज भी सोच है। बोल की लव तेरे आजाद हैं, ठीक है, ये इसी तरीके से भगत सिंह के समय की बात है। ओके, बी आर अम्बेडकर, भगत सिंह के लिए मैं स्पेशल कभी ना कभी निश्चित सी बात है पूरा 1 घंटे का वीडियो बनाऊंगा। विलक्षण बुद्धिजीवी थे ये, महान अर्थशास्त्री, विधिवेत्ता थे, समाजशास्त्री थे, धर्मशास्त्री थे। प्रॉब्लम्स ऑफ रूपी इन्होंने एक किताब लिखी थी। वार शूद्राज, ये भी किताब लिखी थी उन्होंने। वैदिक धर्मों का, ग्रंथों का गहन विश्लेषण किया था। और शूद्र कौन है, कहाँ से आए, ये इन्होंने पूरे बुक में लिखा था। और इन्होंने माना था आर्य विदेशी नहीं थे, यहीं के थे। एनालिसिस ऑफ कास्ट, इसमें संपूर्ण जाति का अंत और समानता की स्थापना, ये बुक थी इनकी। और इन्होंने इसमें ऐसा बोला था कि संपूर्ण जाति का अंत होना चाहिए और समानता की स्थापना होनी चाहिए। राजनीति में इन्होंने डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन बनाया, यानी बहिष्कृत इसका हितकारिणी सभा बनाई। वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी बनाई, यानी मजदूर एवं किसान पार्टी बनाई। संविधान निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दलित समाज के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष किया। समाजवादी विचारक थे, लेकिन लोकतंत्र का समर्थन करते थे, मिश्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन करते थे, भूमि सुधार और योजनागत विकास पर ये जोड़ देते थे। तो इस तरीके से हमने जो कांग्रेस से बाहर जो भी सारे पॉइंट्स हैं वो सारे रिलेट कर लिए हैं। अब मैं यहाँ से आपको पूरा इतिहास दोबारा से रिवाइज कराने वाला हूँ, पूरा का पूरा इतिहास जो है वो रिवाइज कराने वाला हूँ, ठीक है। एक एक करके आसानी से देखने चलना। ज़्यादातर चीज़ें मैं पढ़ते हुए चलूँगा, एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करूँगा। आगे आपके लिए मैं क्लियरली बोल चुका हूँ, फुल कोर्स आने वाला है मॉडर्न हिस्ट्री का, उसमें आपको पूर्ण तरीके से समझा दिया जाएगा। ये एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम के हिसाब से कुछ ना छूटे, इसलिए मैंने और भी कुछ चीज़ें छूट गई हैं उन सबको इसमें शामिल कर लिया है, ठीक है। अब देखते हैं, ये सारी चीज़ें मैं शायद पहले भी कवर करा चुका हूँ, बट कुछ चीज़ें इनमें से छूट गई होंगी, तो इसलिए मैंने दोबारा उन्हें सब कवर किया है। नागरिक और आदिवासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह हुआ था, एक लंबे समय तक चला था, 1763 से 1800 के आसपास में। बंगाल में बेदखल किए गए किसानों, राजाओं और नवाबों की विकसित फौज के सिपाहियों द्वारा जमींदारों, धार्मिक नेताओं के नेतृत्व में शुरू किया गया विद्रोह था। इसके प्रमुख नेता थे मजनू शाह। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी आनंद मठ, उसमें इस सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम जो देखते हैं आनंद मठ उपन्यास में सम्मिलित था। आनंद मठ आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। रामोसी विद्रोह, ये सारा का सारा मैं पढ़ते हुए ही चलूंगा, इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा। एग्जाम की दृष्टि के हिसाब से मैंने सब जो पॉइंट हैं वो अगर कुछ छूट गए हैं उनको शामिल किया है। मराठा सेना में कार्यरत सैनिकों के द्वारा मराठा राज्य के पतन के पश्चात बड़े भूमिकर के विरुद्ध ये विद्रोह था। रामोसी विद्रोह मराठा सेना में कार्यरत सैनिकों को द्वारा मराठा राज्य के पतन के पश्चात बड़े भूमिकर के विरुद्ध था, ठीक है। इसका नेतृत्व किया था उमाजी के द्वारा। संताल विद्रोह या हुल विद्रोह, ये 1855 के आसपास में भागलपुर में राजमहल पहाड़ियों के आसपास में सिद्धू और कानू जो थे उसका नेतृत्व कर रहे थे। मुंड्रा विद्रोह या उल गुलान विद्रोह बोला जाता है, 1893 से 1900 के आसपास चला था। प्रारंभ में मुंडा आदिवासियों के द्वारा अपनी जो व्यवस्था थी, खूटकत्ती व्यवस्था, उसके परिवर्तन के विरोध में ये शुरू किया था। बिरसा मुंडा ने इसका नेतृत्व किया था और 1900 में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में उनकी मृत्यु हो गई। तना भगत आंदोलन, ये छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था, बाहरी लोगों के हस्तक्षेप के विरुद्ध हुआ था, ठीक है। उसमें जतरा भगत और बलराम भगत के द्वारा नेतृत्व दिया गया था। रंपा विद्रोह 1922-1924 में आंध्र प्रदेश के रंपा क्षेत्र में साहूकारों के शोषण के विरुद्ध हुआ था और उल्लूरी सीताराम राजू के ये नेतृत्व में हुआ था। ओके, अगला किसान विद्रोह, और ये नील का विद्रोह हुआ था बंगाल में 1859 और 60 में, ठीक है। इसमें नील दर्पण एक पुस्तक है, दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखी गई है, उसमें सब कुछ इसमें समझाया गया है। और ईसाई मिशनरियों ने नील आंदोलन का समर्थन किया। पावना विद्रोह कब हुआ? 1873-76 में। जमींदारों द्वारा लगान अधिक ली जा रही थी तो उसके विद्रोह में हुआ था, ओके। उसके अलावा फड़के आंदोलन महाराष्ट्र में हुआ था 1889 में। 1879 में 1879 में वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में किसानों के द्वारा सरकार के विरुद्ध किया गया था।
उसके बाद में चंपारण सत्याग्रह बिहार में चंपारण जिला में हुआ था, जिसमें गांधी जी पहुंचे थे। चंपारण में 3 कटिया प्रथा थी, जिसमें किसानों को अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी। यूरोपीय नील बागान मालिकों के द्वारा किए जाने वाले शोषण के विरुद्ध था। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था, राजकुमार शुक्ल के द्वारा इन्हें बुलाए जाने पर। इसके साथ संबंधित नेता कौन थे? जेवी कृपलानी, नरहरि पारेख, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई आदि। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात 1918 में सरकार द्वारा फसल खराब हो जाने के बावजूद लगान वसूली के खिलाफ किया गया था। गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल को नेतृत्व दिया। इंदुलाल और याग्निक आदि इसमें शामिल थे। मोपला विद्रोह केरल मालाबार तट पर 1921 में हुआ, भूस्वामियों के अत्याचार के विरुद्ध था। मोपला मालाबार के मुस्लिम किसान थे। महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद और शौकत अली के द्वारा समर्थन दिया गया। अब बात करते हैं मजदूर वर्ग एवं वामपंथी आंदोलन। बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन, इन्होंने एक संस्था बनाई थी। इस तरीके से ये अपने मजदूरों का संगठन या वामपंथी आंदोलन की बात हो रही थी। इनका संस्थापक जो थे NM लोखंडे थे। मद्रास किसान मजदूर संघ 1918, इसके जो संस्थापक थे BP कपाड़िया, भारत का प्रथम मजदूर संघ इसे माना जाता है। ओके। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, इसकी स्थापना करवाई थी महात्मा गांधी के द्वारा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसके जो संस्थापक थे लाला लाजपत राय, NM जोशी, जोसेफ बैप्टिस्ट। लाला लाजपत राय प्रथम अध्यक्ष तथा दीवान चमनलाल प्रथम महामंत्री थे। अखिल भारतीय साम्यवादी दल 1925 में बना, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। जो आज के टाइम पे कम्युनिस्ट पार्टी देखते हैं वो यही यहाँ से शुरुआत हुई थी। MN राय के प्रयास तथा सत्य भगत के नेतृत्व में यह हुआ था। ओके। क्रांतिकारी साम्यवादी दल 1934 में बना, सोमेन्द्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी 1940 में MN रॉय के नेतृत्व में। अब बात करते हैं जाति सुधार आंदोलन। पहले भी बता चुका हूं बट अब दोबारा से कौन कौन सी संस्था या संगठन बने, आंदोलन चले, उनसे संबंधित व्यक्ति कौन थे और उसके बारे में विशेष क्या है, ये सब देखते हैं। सत्यशोधक समाज 1873 में स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा, महाराष्ट्र में जाति सुधार आंदोलन। जस्टिस आंदोलन ये 1916-17 में चला था। इससे संबंधित व्यक्ति थे NC मुदलियार, P त्यागराज और TN नायर, मद्रास क्षेत्र में चला था। बाइकोम आंदोलन नारायण गुरु, N कुमारन, TK माधवन, केरल में छुआछूत परंपरा के विरुद्ध आंदोलन था। गुरुवायूर सत्याग्रह P सुब्रमण्यम, K कल्लप्पन, ये इससे संबंधित थे। केरल में मंदिर प्रवेश के मुद्दे पर यह चला था। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग या हरिजन सेवक संघ, ये महात्मा गांधी के द्वारा 1932 में बनाया गया था। ओके। अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। रिवाइज मूड चल रहा है, सारा का सारा मैं ज्यादातर चीजें बता चुका हूं, अभी दोबारा से रिवाइज करा रहा हूं, तो इसे फास्ट वे में जैसा सिस्टम चल रहा है मैं पढ़ता हुआ चल रहा हूं। ओके। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये 1885 से 1947 तक माना जाता है। कांग्रेस से पूर्व स्थापित होने से पूर्व होने वाली राजनीतिक संस्थाएं कौन कौन सी थी, ये देखते हैं। 1866 में दादा भाई नेहरू द्वारा लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। दादा भाई नेहरू भारत के प्रथम आर्थिक विचारक थे, जिन्होंने भारत की गरीबी के लिए भारत से निरंतर हो रहे धन के निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ को जिम्मेदार माना था। 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस ने 1876 में की। इसे कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था भी कहा जाता है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस के द्वारा स्थापित की गई इंडियन एसोसिएशन नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम से एक अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन 1883 में हुआ, यानी कांग्रेस के बनने से पहले ये अलग अलग संस्थाएं आप देख रहे हैं। 1884 में MB राघवाचारी, G सुब्रमण्यम अय्यर, P आनंद चारुलू ने महाराष्ट्र महाजन सभा का गठन किया। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, KT तेलंकी सम्मिलित प्रयासों से 1885 में बम्बई प्रेसिडेंटी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में भारतीय नेताओं द्वारा एक अंग्रेज सेवानिवृत्त अधिकारी A.O. ह्यूम के सहयोग से की गई थी। इसका प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में संपन्न हुआ, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। उदारवादी चरण 1885 से 1905।
इसके 3 चरण हैं, उदारवादी, उग्रवादी और अपना गांधी युग। उदारवादी देखते हैं। 1885 में कांग्रेस की स्थापना के साथ इस पर नेहरूजी, रानाडे, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोखले, मदन मोहन मालवीय जैसे उदारवादी नेताओं का वर्चस्व था। ये नेता प्रार्थना पत्र, स्मरण पत्र, प्रतिवेदन, शिष्टमंडल के द्वारा सरकार तक अपनी मांग पहुंचाते थे। इन नेताओं ने ब्रिटिश जनमत को भी प्रभावित करने का प्रयास किया था। कांग्रेस ने ब्रिटेन में 1889 में एक संस्था ब्रिटिश समिति बनाई जिसने इंडिया नामक समाचार पत्र निकाला। ठीक है। उसके बाद में आता है उग्रवादी चरण। उग्रवादी चरण के जो नेता थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, लाल बालपाल जिसे आप बोलते हैं, और मैं पढ़ा चुका हूं आपको। ओके। तिलक ने जनता को साहसी, स्वावलंबी और निस्वार्थी योद्धा बनने का पाठ पढ़ाया। 1893 में गणपति उत्सव, 1895 में शिवाजी उत्सव की द्वारा लोगों को राष्ट्रवादी भावना जगाने का प्रयास किया। दादा भाई नौरोजी ने अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में 1904 में पहली बार सुशासन की मांग की थी। बंगाल का विभाजन, स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था, उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था, कारण मैं बता चुका था, नरमपंथी और गर्मपंथी के बीच में विभाजन हुआ। ये सारा का सारा पीडीएफ आपको यूडेमी पे मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। ज्यादातर चीजें मैं आपको क्लियर करा चुका हूँ। ये रिवाइज मोड में है तो एक एक चीज देख रहे हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना क्यों हुई, कैसे हुई? 1906 में हुई थी। ठीक है। आगा खां और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और मोहसिन मुल्क के नेतृत्व में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। 1909 में पार्लियामेंट्री सुधार अधिनियम लाया गया जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। क्रांतिकारी गतिविधियों के जो चरण है वो स्पेशल मैं बता चुका हूँ। 2 चरण है नॉर्मली। प्रथम चरण में 1905 से 1915 के बीच में जो कांग्रेस जो थी उदारवादी से लेके उग्र की तरफ बढ़ रही थी। तब भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत 1897 में महाराष्ट्र के पुणे में हुई, जब दामोदर और बालकृष्ण चापेकर बंधुओं ने 22 जून 1897 को पुणे के प्लेग कमिश्नर रैंड एम हस्ट को मार दिया था। ठीक है। अन्य संस्थाएं जो क्रांतिकारियों से संबंधित थी, अनुशीलन समिति, ठीक है, इनके संस्थापक पी मित्रा, बारेंद्र कुमार घोष, जतेंद्रनाथ बनर्जी। अभिनव भारत, इनके संस्थापक बीडी सावरकर। युगांतर, बारेंद्र कुमार घोष और जतेंद्रनाथ। ठीक है। उसके अलावा भारत स्वशासन समिति एवं इंडिया हाउस, श्यामजी कृष्ण वर्मा। ये सब क्रांतिकारी गतिविधियां करने वाले लोग हैं। ये आप देख लेना पूरा का पूरा। पेरिस में इंडियन सोसाइटी बनी मैडम बीकाजी कामा के नेतृत्व में। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका सोहन सिंह भाकना के नेतृत्व में। गदर और योगांतर आश्रम सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल के नेतृत्व में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में बना था। सचिन नाथ सन्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसमें चंद्रशेखर आजाद का नेतृत्व था। उसके अलावा शिव कुमार, जयदेव कपूर, भगत सिंह, ये सब इनके साथ में थे। उसके अलावा भारत नौजवान सभा 1926 में बनी थी। भगत सिंह, छबील दास और यशपाल थे। लाहौर छात्र संघ, सुखदेव और भगत सिंह थे। ठीक है। बीडी सावरकर के द्वारा 1899 में मित्र मेला नामक संस्था बनाई गई और 1904 में अभिनव भारत में परिवर्तन कर दिया उसे। क्रांतिकारी गतिविधियों का दूसरा चरण 1924 से 34 था। मैंने आपको बताया था। असहयोग आंदोलन के अचानक वापस लिए जाने के कारण युवाओं में असंतोष की लहर दौड़ गई। निराश युवा एक बार फिर से क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न हो गए। उत्तर भारत के क्रांतिकारियों ने 24 अक्टूबर 1924 को कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने 9 अगस्त 1925 को काकोरी के में 8 डाउन ट्रेन को लूट लिया और इस घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। इस घटना के पश्चात गिरफ्तार होने वाले क्रांतिकारियों में अशफाकुल्ला खां, रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई और अन्य को आजीवन कारावास दिया गया। सितंबर 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में एचआरए का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया। उसके बाद में 1928 में 30 अक्टूबर 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय पर बर्बर लाठीचार्ज किया गया। उसके बाद उनकी मौत का बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु ने लाठीचार्ज करने वाले पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1929 को पब्लिक सेफ्टी बिल एवं ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में भगत सिंह एवं बुटकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। इस बम कांड के विरोध में बुटकेश्वर दत्त, भगत सिंह पर मुकदमा चला। आगे चलकर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अन्य क्रांतिकारियों पर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चला और इनको फांसी की सजा दे दी गई थी 23 मार्च 1931 को। जेल में बंद क्रांतिकारियों ने लंबे समय तक अनशन भी किया था अपनी मांगों के लिए। अब बात है गांधीवादी आंदोलन। गांधी जी ने एक नई दिशा दी थी भारत के आंदोलन को।
गांधी जी एक मुकदमे के सिलसिले में 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे, वहां अंग्रेजों की रंगभेद नीति का विरोध किया। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के नटाल इंडियन कांग्रेस तथा फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। जर्मन मित्र हरमन कालेनबाग की स्थापना से की सहायता से टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक एक पत्रिका भी निकाली। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संस्थापक मनसुख लाल नजर थे। यह पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। 1915 में गांधी जी का भारत आगमन हुआ। इस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से समर्थन हासिल करने के उद्देश्य से युद्ध कार्यों में सरकार की सहायता की, जिससे खुश होकर सरकार ने उन्हें केसर हिंद की उपाधि दी थी। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 में उन्होंने अहमदाबाद में की थी। 1917 में सत्याग्रह आश्रम को साबरमती नदी के किनारे पुनर्स्थापित किया गया था। गांधी जी ने 1916 के होम रूल आंदोलन में अपना समर्थन नहीं दिया, क्योंकि वे होम रूल आंदोलनकारियों की इस रणनीति के खिलाफ थे कि अंग्रेजों के ऊपर मुसीबत अपने लिए एक सुनहरा अवसर है। ठीक है, तो गांधी जी शुरुआत में अंग्रेजों के ही समर्थक थे। गांधी जी धीरे धीरे आजादी चाहते थे। गांधी जी के शुरुआत में सत्याग्रह चंपारण, अहमदाबाद में और उसके बाद में खेड़ा, फिर रोलेट सत्याग्रह आता है, उसके विरोध होता है और विरोध में कुछ लोगों की गिरफ्तारी होती है, नेता सैफुद्दीन कुचलू और सत्यपाल की। तो उन गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में वहां पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो वहां पे फौजी कमांडर ओ डायर के द्वारा बहुत सारे लोगों पर, निहत्थे लोगों पर गोलीबारी की जाती है। तो इसे जलियांवाला हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। खिलाफत आंदोलन क्या था? तुर्की का सुल्तान धार्मिक खलीफा था। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात विजेता देश, जिसमें इंग्लैंड भी था, तुर्की को दंडित करना चाहते थे। इससे मुसलमान नाराज थे। इस घटना के पश्चात शीघ्र ही मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आजाद, हकीम अजमल खान और हसरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया और देशव्यापी आंदोलन छोड़ दिया गया। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। इसी दिन तिलक का निधन हो गया था। कांग्रेस द्वारा सितंबर 1920 में कलकत्ता में विशेष अधिवेशन बुलाया गया, जिसमें विदेशी शासन के खिलाफ सीधी कार्रवाई करने, विधान परिषदों का बहिष्कार करने, असहयोग एवं सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। संपूर्ण आंदोलन के दौरान बहिष्कार कार्यक्रमों में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार सर्वाधिक सफल रहा। इस आंदोलन के दौरान चरखे एवं खादी का प्रचार खूब जोर पकड़ा। खादी राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बन गया। असहयोग आंदोलन का मूल कार्यक्रम में ताड़ी की दुकानों पर धरने का शामिल नहीं किया गया। स्वराज पार्टी की स्थापना असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद जनवरी 1923 में इलाहाबाद में सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वराज पार्टी की स्थापना की। सी.आर. दास इसके अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू इसमें महामंत्री बने। साइमन कमीशन 1927 में आया। उसके बाद में नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मिलना चाहिए। सबने अवज्ञा आंदोलन 2 चरणों में चला था। 12 मार्च 1930 से दांडी मार्च शुरू किया था उन्होंने। सबने अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए नमक एकाधिकार के मुद्दे पर शुरू हुआ था। अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से लगभग 375 किलोमीटर दूर गुजरात के समुद्र तट पर स्थित गांव दांडी में 6 मार्च को उन्होंने नमक कानून को तोड़ दिया था। दांडी मार्च में अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर महात्मा गांधी का साथ था। ठीक है, तो ये पहला चरण था। उसके बाद में गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ। गांधी जी ने अपना सबने अवज्ञा आंदोलन रोक दिया, लेकिन बाद में फिर से जब गोलमेज सम्मेलन असफल रहे तो फिर से सबने अवज्ञा आंदोलन 2 चरण की शुरुआत की गई। उस समय सांप्रदायिक पंचायत आया, हिंदू वर्ग को बांटने की कोशिश की गई और दलितों के लिए एक पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, एंड जिस पर गांधी जी और अपने बी.आर. अम्बेडकर के बीच में मतभेद था और पूना पैक्ट के तहत वो गांधी जी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच में समझौता हुआ था, जिससे बी.आर. अम्बेडकर को झुकना पड़ा था। पाकिस्तान की मांग 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल के ने सर्वप्रथम पृथक राष्ट्र का विचार दिया था, जबकि पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे प्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में चौधरी रहमत अली ने दिया था। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में मार्च 1940 की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इस अधिवेशन में जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रस्तुत किया था। पहली बार पाकिस्तान राज्य की मांग से संबंधित प्रस्ताव पारित किया था। क्रिप्स मिशन आया था। ठीक है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, जब गांधी जी को समझ में आ गया था कि प्यार से नहीं मानने वाले अंग्रेज। आजाद हिंद फौज, यह सुभाष चंद्र बोस की फौज थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम ब्रिटिश भारतीय सेना के अधिकारी मोहन सिंह के दिमाग में आया। सितंबर 1942 में आजाद हिंद फौज के पहले डिवीजन का गठन किया गया था। जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे। यहाँ उन्होंने आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया। सिंगापुर में मई
सैनिकों को आन करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है। और नवंबर 1943 में जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया गया, और सुभाष चंद्र बोस ने उन द्वीपों का नाम रखा शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। ठीक है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पहली सरकार बनी थी। अप्रैल 1944 में भारत की मुख्य भूमि पर आजाद हिंद फौज के सर्वप्रथम एक जगह है मोईरांग नगर मणिपुर में, वहां पे उन्होंने अपना झंडा फहराया था। 1945 में आजाद हिंद फौज के सिपाहियों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके पश्चात सरकार द्वारा लाल किले पे मुकदमा चलाया गया था। ठीक है। और जिसमें 3 लोग प्रमुख हैं, गुरबख्श सिंह ढिल्लो, प्रेम कुमार सहगल, शहनवाज खान। इनको फांसी की सजा दी जानी थी, लेकिन लोगों का विद्रोह हुआ। बहुत अधिक विद्रोह के कारण इनकी फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। 18 फरवरी 1940 को रॉयल इंडियन नेवी के HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने नस्ल भेदभाव और खराब भोजन एवं कम वेतन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दी थी। ठीक है। और ये नौसैनिक विद्रोह हुआ था, इससे अंग्रेज पूर्ण तरीके से घबरा गए थे। कैबिनेट मिशन आया था 1940 में, ये सब बताया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन। उसके बाद में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। 9 दिसंबर 1940 को दिल्ली में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन किया गया था। ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर करा चुका हूँ। लॉर्ड माउंटबेटन योजना आई थी मार्च 1947 में। माउंटबेटन वायसराय नाम बनकर भारत आया, और 3 जून को माउंटबेटन ने भारत के विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की एक योजना प्रस्तुत की। इसे माउंटबेटन योजना या 3 जून योजना के नाम से जाना जाता है। 3 जून योजना के अंतर्गत 15 अगस्त 1947 को सत्ता का हस्तांतरण भारत के लिए किया जाना था। ठीक है। इसमें बाद में मजबूरी में 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 भागों में बांट दिया गया। तो इस तरीके से मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री का क्रैश कोर्स करा दिया है। ज़्यादातर चीज़ें मैंने मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड आपके लिए कवर कर दी गई हैं। इस जो क्रैश कोर्स है, इसका PDF अगर आपको डाउनलोड करना है तो नीचे यूडेमी का लिंक है, वहाँ जाना। यूडेमी पे मैंने इसे 4 भागों में बांट करके अलग अलग भागों में बांटा हुआ है। चारों भागों की अलग अलग PDF दी हुई हैं, वहाँ से जाके PDF डाउनलोड कर लेना। आप चाहें तो वहाँ पे एक साथ भी पूरी 125 पन्नों की PDF दी हुई है, वो भी डाउनलोड कर सकते हो। यूडेमी कैसे यूज करनी है, इसके लिए मैं लास्ट में जाते जाते आपके लिए वीडियो लगा देता हूँ। तो आई थिंक ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा, और ज़्यादातर चीज़ें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी गई हैं। किसी भी एग्जाम में चले जाना, 70-80% सवाल आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अब मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। आगे अपने अन्य क्रैश कोर्स आने वाले हैं और फुल कोर्स भी आने वाले हैं, यानी पॉलिटी का क्रैश कोर्स आएगा, ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स आएगा, उसके अलावा फुल कोर्स भी रहने वाले हैं सारी सब्जेक्ट्स के। तो आई स्टॉप हियर। राम राम सा, धन्यवाद।